गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अखबार। आज हम बात करेंगे देश के पूर्व सैनिकों के विषय में। जी हाँ, वे वही पूर्व सैनिक हैं जो कई वर्षों तक देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे अपने जीवन को व्यतीत किए हैं, लेकिन आखिरी में उन्हें मिला क्या? आखिरी में उन्हें रिटायरमेंट के साथ उनकी पूरी तनख्वाह भी नहीं मिली, जिसके विरोध में वो दिल्ली के जंतर मंतर पे आज कई महीनों से लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लेकिन उनकी मांगे सरकार सुन क्यों नहीं रही है, ये भी एक अलग तथ्यपूर्ण बात है। खैर, उन्होंने एक आंदोलन सरकार के विरुद्ध निर्धारित किया है, जो कि कई महीनों से चलता आ रहा है और उस पे अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से प्रति उत्तर नहीं मिलता आ रहा है। क्या सैनिक पूरे जीवन जो देश के लिए व्यतीत करते हैं, क्या रिटायरमेंट के बाद भी लड़ाई आवश्यक है? क्या उनकी मांगे सरकार क्यों नहीं सुन रही? आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी? इन सभी विषयों पर हमने वहां पे जाके जो भी पूर्व सैनिक थे उनसे बातचीत की, उनसे उनके मन की बात जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी मांगे हैं तो क्या हैं और सरकार सुन क्यों नहीं रही है। उन्होंने उस पर बहुत ही स्वाभाविक उत्तर भी दिया और सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। आज हम यहाँ अपने न्यूज रूम में बैठे हुए हैं, जहाँ पे जो हमारे साथी हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस विषय पे उनका क्या मत है। हमारे साथ इस विषय पे बातचीत करने के लिए गुड्डू भैया मौजूद है यहाँ पे, जो कि गुड्डू भैया हमारे रूम के हमारे साथी हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मत है उनका और उनका क्या कहना है इस विषय पे। क्या हाल चाल है गुड्डू भैया आपका? बढ़िया है। तो गुड्डू भैया आज बताइए कि कई महीनों से जैसा कि आप आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पूर्व सैनिकों के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आखिर उनकी मांगे क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि सरकार ने उनकी मांगें सुनी है, लेकिन उसमें भी कुछ डिस्क्रिपेंसी है। वो डिस्क्रिपेंसी है, वो बोलते हैं अफसर और सैनिकों के बीच में। उनका कहना है कि जो भी भत्ता होता है कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस का, वो अफसरों का ज़्यादा है, हमारी कम है, क्योंकि फील्ड में फाइट हम करते हैं और सिर्फ वो लीड करते हैं। तो क्या ये मांगे वाजिब नहीं है? मांगे वाजिब है, लेकिन मैं समझता हूँ सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए और दोनों पक्ष को साथ बैठा के, अफसर और सिपाही रैंक के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव जो भी हो, उनको साथ बैठा के इस पर डिस्कस करनी चाहिए, तब इसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। उस दिन जब हम फील्ड में गए थे और जमीनी स्तर पे हमने उनकी मन की बात जानने की कोशिश की, तो हमें एक बहुत ही संदिग्ध चीज पता चले कि उनका कहना था कि अगर हाथ कटता है युद्ध में, हमारा भी कटता है, कर्नल का भी कटता है, तो भाई इस चीज पे स्वाधीनता किस बात की, इस चीज पे असमानता किस बात की? अगर हाथ कटता है, जान जाती है, तो दोनों की एक समान जाती है, तो उसमें आपको नहीं लगता कि विषमताएं की कोई आवश्यकता नहीं है? मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक मजदूर वर्ग होता है और एक पढ़ा लिखा होता है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है मजदूर, लेकिन उसके मजदूरी के अकॉर्डिंग उसकी मेहनताना नहीं निर्धारित होती है, उसके नॉलेज औदा के हिसाब से। तो यहाँ भी जो भी भत्ता है, जो डिसेबिलिटी वाली है, वो ओहदे के अनुसार निर्धारित की गई है, न कि उनके जो बता रहे हैं तो उनकी मांगे हैं अफसर और उसके बीच का। तो आप एक बात बताइए कि जैसा कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो अभी केंद्र सरकार है, वो लगातार ये दावा करते आ रही हैं कि हमने रक्षा बजट हो या फिर देश के सैनिकों हो, इन सब पे बहुत अच्छा मतलब कंट्रोल कर रखा है और उन सबको हर चीज़ से संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो अभी के दौर में जो भी सैनिक मांग कर रहे हैं या फिर मांग करते आ रहे हैं, तो आपको ये इन दोनों में क्या फ़र्क लग रहा है? देखिए, एक कहावत है, वन मैन कैन सेटिस्फाई टू एनीवन। हर आदमी कोई भी डिसीजन से, हर व्यक्ति एक पक्ष होता है जो उससे फायदे होती हैं, दूसरे पक्ष को नुकसान होता है। तो फायदे वाले सरकार के फेवर में होते हैं और जिनको फायदे नहीं होती है वो सरकार के विरोध में होते हैं। यहाँ भी सिचुएशन वही है, जिनको फायदा है वो सरकार के साथ हैं, जो अफसर है जिनको फायदे मिल रही हैं वो सरकार के साथ हैं, और जिनके नहीं हैं वो इसको विरोध कर रहे हैं। मेरे ख्याल से देखा जाए तो सेना के रिप्रेजेंट अफसर ही करते हैं। लड़ते क्या हैं, पहले भी हम देखे होंगे कि लड़ते सैनिक थे, लेकिन क्रेडिट किसको मिलता है?
सर को, सर को जो कर्नल रैंक के अफसर। कर्नल रैंक होता है, क्योंकि बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कर नहीं ले सकता। आपको क्या लगता है कि 33 वर्ष की उम्र में जब उनको रिटायर कर दिया जाता है तो उनकी जो बाकी की आजीवन जो उनके रहते हैं, जो कि एक रिटायरमेंट के पर उनका गुजरता है, जो पेंशन होता है, तो आपको ये नहीं लगता कि जो सैनिक हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं उनके लिए सरकार को थोड़ा सा और अग्रसर होकर उनकी मदद करनी चाहिए? क्योंकि जो हमारे देश के पूर्व सैनिक होते हैं उनके पास सर जमीन तक नहीं रह पाती है, जो उनके जो भरण पोषण का जो जीवन होता है वो बहुत ही अंधकार में हो जाता है। तो आपको क्या लगता है इस पर सरकार को थोड़ा सा अग्रसर नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ दोनों पक्षों को बैठा के उस पर बात करनी चाहिए, तब उसकी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जो भी इशू है वो बातचीत से ही निकलेंगे। प्रोटेस्ट तो होता ही रहता है, आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सेंसिटिव हो, उसके ऊपर सरकार को इस पर विचार कर। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भैया, आपने बहुत बड़ी बात को एक शब्दों में कह दिया और उदाहरण के साथ कहा। खैर हम इस पे आगे भी बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन जैसा कि गुड्डू भैया ने कहा कि जो चीजें चल रही हैं, समान हो या असमान हो, बैठक से कोई भी चीज दूर हो जा सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आखिर सरकार उनके पास जाकर उनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है? ये वही सैनिक हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम किया है। जो कि आप जंतर मंतर के उस स्थल को देखेंगे जहां पे इतने बुजुर्ग सैनिक बैठकर वहां पे धरना प्रदर्शन देते हैं, लेकिन सरकार के कान में अभी तक एक कोई जू तक नहीं रेंग रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? खैर बाकी की खबरों के लिए भी बने रहे अखबार के साथ। कैमरामैन शिवम के साथ मैं शुभम पाठक, धन्यवाद।